Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा 2020 में नया ऐड हुआ है और इस चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें कुछ हमारे जो टॉपिक हैं वो ऐड हुए हैं, जैसे कि हमारा ब्रिक्स हो गया, भारत, चाइना, रशिया, इज़राइल। हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि हमारे पिछले साल के सिलेबस में थे, तो इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो हमने इन्हीं जो जितनी भी ये कंट्री है हमने इन्हीं को क्यों लिया। बाकी भी तो इतने सारे देश थे, अमेरिका इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी ताकतवर दुनिया है, तो हमने इसका नाम क्यों नहीं लिया। तो इसमें हमने उन देशों को लिया है जो उस टाइम पे उतने बड़े लेवल पे नहीं थे, उतना विकास नहीं हुआ था, उसी टाइम वो लोग आज़ाद होके आए थे। लेकिन अगर हम बात करें 2020 की, तो आज के टाइम पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यूरोप, तो जो यूरोप है और ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संगठन है, इसमें क्या अंतर है। बहुत सारे लोग इसको एक ही जैसा मानते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस है? अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप के अंदर हमारे टोटल कितने देश आ जाते हैं? 50 देश ऐसे हैं जो कि यूरोप के अंदर हमारे आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें कितने देश आते हैं हमारे? 27। तो ये एक संगठन है, ठीक है। अगर हम बात करें शुरुआत की, तो इसमें शुरुआत में केवल 6 ही कंट्रीज़ थी, लेकिन अगर हम देखें आज के टाइम पे तो 27 है। और अगर हम इसमें 2014 में देखते तो यहाँ पे 28 कंट्रीज़ थी। तो यहाँ से एक जो कंट्री है वो निकल चुकी है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी संगठन बनाते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखते हैं कि अगर हम बनाएंगे तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। कुछ भी अगर हम चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम बना रहे हैं तो इसके पीछे इसका लॉजिक क्या है, इसके कारण क्या है। तो उन्होंने कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया था। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये चाहते थे कि अगर यूरोपियन यूनियन बने तो इससे यूरोपियन यूनियन जितने भी देश हैं, 27 जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन लोगों में आपस में शांति हो और ये जो जितने भी नागरिक हैं हम उनकी भलाई के लिए कुछ काम कर सके। तो उन्होंने इसके लिए कहा, और इन्होंने कहा कि हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे। इन्होंने ऐसी भी कुछ मांगे करी। उसके बाद ये एक ऐसा विकास चाहते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चले, और यहाँ पे ये एक ऐसी मार्केट चाहते थे, एक ऐसा बाजार चाहते थे जहाँ पे खुली प्रतिस्पर्धा हो। मतलब वहाँ पे एक कंपटीशन हो जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, किसी एक देश का वहाँ पे कोई भी दबदबा नहीं हो। तो ये एक ऐसा ही कुछ बनाना चाहते थे। उसके बाद अगर हम विज्ञान और तकनीक की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें इन्होंने इसको भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये लोग बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब ताकि इनके बीच आपसी जो मेल जोल है वो बना रहे। उसके बाद ये चाहते थे कि एक ऐसी मुद्रा बने जिसका नाम क्या हो? यूरो हो। तो ये एक ऐसी मुद्रा की भी स्थापना करना चाहते थे। देखो, अब तो हमने ये सब जान लिया कि ये लोग क्या क्या करना चाहते थे, लेकिन अगर हम वहीं देखें इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो क्या हुआ था? ये यूरोप जो था वो 2 हिस्सों में बट गया था और ये पूरी तरह से मतलब तहस नहस हो गया था। तो क्या हुआ? इनके सामने ये समस्या थी कि या तो ये जो इनके साथ हुआ है उससे ये इनका बदला ले, और दूसरी बात ये थी कि ये लोग इन सब चीज़ को भुलाकर एक नए यूरोपियन यूनियन की स्थापना करें, उसको ऑर्गेनाइज करें। तो इनके सामने 2 तरीके की सिचुएशन थी। तो इन्होंने, अब हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी ये लोग पॉलिसी लाए, कौन कौन सी ये लोग नीति लाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें मार्शल योजना,
मार्शल प्लान क्या कहता है? 1948 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मार्शल प्लान, मार्शल योजना को देखें तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो अमेरिका था उसने बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप से किसकी मदद करी थी? यूरोप की, ताकि क्या हो सके, ताकि ये जो यूरोपियन यूनियन है कि दोबारा से पहले जैसा हो सके। इन्होंने इसलिए इसकी मदद करी थी। और इसी के अकॉर्डिंग एक और न्यू पॉलिसी आई थी, यूरोपियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस लिए बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था ताकि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो लोग आपस में व्यापार कर सकें और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, इसलिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद 1949 में एक और पॉलिसी, एक और चीज़ यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। वो क्या थी? राजनीतिक परिषद के लिए यूरोप की परिषद, अब एक यूरोप की नई परिषद बन गई थी। उसके बाद 1957 में क्या हुआ? 6 ऐसे देश थे जिन लोगों ने क्या हुआ, एक संधि पर साइन किया। कौन कौन से थे वो देश? वो देश थे बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, लिस्बन, वेस्टर्न जर्मनी। इन लोगों ने किस चीज़ पर साइन किया था? इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि भाई हम जितने भी ये 6 देश हैं, हम आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सकेंगे, ताकि इससे क्या हो, हम आपस में एक दूसरे से व्यापार भी कर सके और इससे हम सभी का विकास भी हो सके। तो बाद में क्या हुआ, 1973 में इसमें 3 देश और थे जो कि बाद में ऐड हो गए। वो कौन कौन से देश थे? वो था एक यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद था डेनमार्क एंड आयरलैंड। उसके बाद 1979 में इसमें पहला चुनाव हुआ प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद 1985 में कौन सी योजना आई, कौन सा प्लान आया? शेंगमेन प्लान। शेंगमेन प्लान क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि जब भी हम एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नियम होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया, उन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उन्होंने सीमा नियंत्रण को ही ख़त्म कर दिया। उन्हें अब ये बोला गया कि अब आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। जो पहले जो टैक्स लगता था अब उसे या तो कम कर दिया जाएगा या तो ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो 1985 में ये प्लान आया। उसके बाद 1992 में क्या आया, ये जितने भी अभी हमने प्लान्स पढ़े इन सब को हटाकर एक नया प्लान आया। वो क्या था? यूरोपियन यूनियन। उसके बाद मास्ट्रिच, ये जितने भी प्लान्स थे इन सब को हटाकर यूरोपियन यूनियन की स्थापना करी। और 1999 में इन्होंने अपनी एक मुद्रा बनाई जिसका नाम था यूरो। अब यहाँ पे आप यूरो मुद्रा देख सकते हो। इसमें क्या है, सर्कल बना हुआ है और ये जो सर्कल है इसके चारों तरफ क्या है, एक गोल्ड के जो स्टार हैं वो बने हुए हैं। ये इसमें 12 क्यों बने हुए हैं? 12 इसलिए बने हैं क्योंकि ये 12 जो है ये दिखाता है कि यहाँ पे ये जो जितने भी 12 देश है ये आपस में मिलकर रहते हैं, इनके बीच एकजुटता है, एक साथ मिलकर रहते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो ये इसका ये प्रतीक है। उसके बाद अगर हम देखें, यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, इसके अलावा भी इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमने देखा हो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उनके पास मेनली क्या होता है, कुछ देश होते हैं। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो इनके पास अपना एक फ्लैग है, अपना एक नेशनल एंथम है, अपना एक डे है। तो ये सब हमने नहीं देखा। अगर हम देखें यूरोपियन फ्लैग के बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि इसके चारों तरफ क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, स्वर्ण सितारे होते हैं जो एक सर्कल में होते हैं, जो क्या दिखाते हैं, हमारी एकता, एकजुटता और सद्भाव को दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो नेशनल एंथम, हर देश का अपना अलग अलग नेशनल एंथम होता है। वैसे यहाँ का जो नेशनल एंथम है उसका नाम क्या दिया गया है, ऑड टू जॉय। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है शीलर ने। इसमें इन्होंने बताया है कि भाईचारे के बारे में बताने की इन्होंने कोशिश की है। उसके बाद जैसे हर जगह का कोई ना कोई दिवस होता है, वैसे ही अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन का भी एक अपना दिवस है। वो कब मनाया जाता है? 9 मई को।
और अगर हम देखें कि ये भाई 9 मई को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे एक कारण है। लोगों का मानना है कि ये जो तारीख है ये कोई ऐसी वैसी तारीख नहीं, इस दिन शूमैन घोषणा की सालगिरह थी और उसी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन दिवस जो है वो 9 मई को मनाया जाता है। उसके बाद विविधता में एक होना, मतलब जितने भी लोग हैं वो अलग अलग ना हो करके एक हो। और ये वाक्य कब आया, ऐसी बात कब आई, ऐसी बात आई 2000 में, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, ब्रुसेल बेल्जियम में। उसके बाद जब हमारा यूरोपियन यूनियन बन गया तो इसमें क्या बोला कि भाई अगर इसमें कोई समस्या आई तब क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमने एक और संधि बनाई। वो कौन सी संधि थी, वो थी लिस्बन संधि। पुर्तगाल के लिस्बन में 13 सितंबर 2007 को इस पर लोगों ने साइन किए। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यूरोपियन यूनियन में तो वो सारी किस में डाली जाएगी, वो सारी डाली जाएगी लिस्बन ट्रीटी में, लिस्बन संधि में ये सारी चीज़ें डाली जाएगी। और इन्होंने ये तक भी बोला कि अगर कोई चाहता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना चाहता है तो इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो 2005 में ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आई थी। और अगर हम इसकी कुल जीडीपी देखें तो कुल जीडीपी इसकी कितनी थी, 12,000। तो ये उस टाइम पे अमेरिका से भी सबसे ज़्यादा जो इसकी जीडीपी थी वो थी। वैसे अगर हम अभी के टाइम पे देखें तो अभी के टाइम पे ये मे बी दूसरे नंबर की हो सकती है। उसके बाद यहाँ के लोगों की एक ख़ास बात क्या थी, ये लोग घरेलू चीज़, जैसे हम कोई घर में अपने हाथों से चीज़ बनाते हैं, ये लोग उसके अलावा क्या बनाते थे, जो खाने पीने की चीज़ें उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और अपने लिए तो बनाते ही बनाते थे, लेकिन साथ में क्या करते थे, दूसरे लोगों के भी ये देते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमने ये सारी चीज़ें देखी है। तो इन सब जगहों में भी जो विकासशील देश है जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, इन सब का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव है। और एक यही कारण है जिसके कारण ये चाइना जैसे देशों के साथ अपना व्यापार करता है। उसके बाद एक और इसकी ये जो मेन भूमिका है उसकी बात करें तो हम वो क्या है कि ये जितनी चीज़ें लोगों से ख़रीदता है उतनी ही चीज़ें ये दूसरे देशों को बेचता भी है। उसके बाद अगर हम बल की बात करें, ताकत की बात करें, तो ये दूसरे नंबर पे आता है हमारा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो 2 सदस्य आते हैं, जो इसके जो मेंबर हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों के पास ही परमाणु बम है। और उसके बाद अगर हम देखें रक्षा की, तो रक्षा में जितना भी खर्चा होता है वो अमेरिका के बाद एक यही देश है जो इस खर्च को देता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी की, तो ये इसमें भी दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद। मतलब एक ये देश है जो काफ़ी ज़्यादा लेवल का माना गया है। उसके बाद अगर हम बात करें UNO की, तो आपने सुना होगा UNO के जो परमानेंट मेंबर है उसमें किसे बोला गया है, उसमें बोला गया है अमेरिका को, अमेरिका है उसमें। और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के 2 देश भी हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। लेकिन देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी अगर अच्छी बातें हैं तो उसकी कुछ बुरी बातें भी हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एक बार क्या हुआ था, अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया था। तो ये जो यूरोपियन यूनियन के कुछ देश ऐसे थे, फ्रांस और जर्मनी, जिन्होंने तो जो इनके खिलाफ थे कि भाई ये चीज़ गलत है। लेकिन वहीं अगर हम इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड ने इसका बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका सपोर्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें जब यूरो मुद्रा आई थी तो इसमें से 27 में से 8 देश ऐसे थे जिन्होंने इसे मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया।
और 2003 में इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने वाला था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैंने बताया था कि 2014 में हमारे कितने मेंबर्स थे, 28, लेकिन एक जो देश था वो हट गया था। तो वो कौन सा देश था? वो था ब्रिटेन। देखो, जब यूरोप संघ से जो यूके है, जब वो इससे अलग हुआ तो इसको हमने क्या नाम दिया? ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट का अगर आप संधि विच्छेद करें मतलब ब्रिटेन का एग्जिट होना, तो ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया था। उसके बाद एक विचारक थे डेनिस ड्यूने। डेनिस ड्यूने क्या बोलते हैं कि भले यूरोपियन यूनियन अच्छा ना हो, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये एक बड़ी शक्ति बन सकता है। मतलब इसका जो बजट है, इसके जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब हम इसमें आसियान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आसियान की जो फुल फॉर्म है उसके बारे में जानेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो जो आसियान है इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होगी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें जितने भी साउथ की जितनी भी कंट्री है ना, वो इसमें आ जाती है हमारी। उसके बाद जो पहला प्रश्न है वो आता है कि जो आसियान है ये बना कब? तो इसकी बनने की जो शुरुआत है वो हुई थी 1967 में। और इसमें कुछ जो देश थे वो इसमें शामिल हुए थे, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिस्तीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। उसके बाद अब आता है कि इसको बनाने के लिए किस जगह के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए थे। तो इसमें क्या बोला गया है, ये जो बैंकॉक घोषणा पत्र है इस पर साइन हुआ था और तब जाके ये जो है इसका निर्माण किया गया। उसके बाद अगर हम देखें इसका हेडक्वार्टर जहाँ इसके सारे काम होते हैं, तो इसका सचिवालय कहाँ पे है? इसका सचिवालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। उसके बाद अगर हम इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें, महासचिव की, तो वो कौन थे? दातो लिम जो। अगर हम बात करें अभी के टाइम पे, तो अभी के टाइम पे कुछ ऐसे देश हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं। वो कौन कौन से देश हैं? वो देश है म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रूनी दारुसलाम। अब हमने जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में भी पढ़ा कि जब कोई बनाता है अपना ऑर्गेनाइजेशन तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। तो अगर हम आसियान भी बनाते हैं तो उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य था। वो कौन सा उद्देश्य था? वो उद्देश्य था कि हम अपने आर्थिक जो विकास है उसे तेज कर सकें। दूसरी बात, हम एक दूसरे को आपस में सहयोग कर सके, सपोर्ट कर सके। और तीसरी बात, शांति स्थापित कर सके। देखो, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें सबका जो मेन मोटिव होता है वो एक ही चीज़ होता है। वो क्या होता है? पहली बात तो ये होती है कि वो लोग चाहते हैं कि शांति स्थापित कर सके, दूसरा वो चाहते हैं कि वो विकास करे, और तीसरा जो चाहते हैं वो सपोर्ट करे। तो ये तीन तो नॉर्मली है जो कि हम सब में भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो आसियान फ्लैग है ये हमें क्या बताता है? आसियान का झंडा, इसमें देखो, इसमें जो धान है उसकी 10 बालियाँ बनी है, जो कि ये बताती है कि जो जितने भी इसके जो सदस्य देश हैं वो एक साथ एकता का प्रतीक है। देखो, जो आसियान है वो इतना बड़ा संगठन नहीं है, यूरोपियन यूनियन की तरह ये कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक तेज रफ्तार से काम करने वाला देश में माना जाता है। उसके बाद अब हमने देखा कि भाई ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका स्टाइल क्या है, काम करने का इसका स्टाइल क्या है। तो ये अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोग, मेल मिलाप के द्वारा काम करता है। मतलब इसका जो काम करने का जो तरीका है वो इनफॉर्मल है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है, मिलजुल कर ये सारे लोग आपस में काम करते हैं। और यही कारण है कि ये एक बहुत छोटा होते हुए भी एक अच्छा संगठन है। उसके बाद इसके 3 स्तंभ हैं। वो कौन कौन से स्तंभ है? पहला है सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आर्थिक समुदाय, तीसरा है सामाजिक समुदाय। सुरक्षा समुदाय को क्या बोलेंगे हम? इसमें हम बोलेंगे सेफ्टी। उसके बाद इकोनॉमिक
और देन सोशल। तो अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हम सुरक्षा में क्या चीज़ चाहेंगे, हम यही चीज़ चाहेंगे कि कोई भी अगर हमारे बीच कोई भी बातचीत होती है तो हम उस चीज़ को युद्ध तक ना पहुंचाएं, मतलब उसके लिए हम किसी भी चीज़ के लिए हिंसा का प्रयोग ना करें। कोई भी बड़ी सी बड़ी बात हो उसको हम आपस में मिलजुल कर समझा लें। इसीलिए भाई देखो, एक संगठन का निर्माण किया जाता है कि जब एक विवाद होता है तो जब सब लोग आपस में मिलते हैं तो वो उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और इससे आर्थिक फ़ायदा भी होता है। जो आपस के जितने भी देश होंगे उस संगठन के अंदर, वो एक दूसरे से व्यापार करेंगे तो इससे सबको ही फ़ायदा होगा, किसी एक देश को फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद ये चाहते थे कि ये जो शिक्षा का ये जो स्तर है वो भी अच्छा हो। उसके बाद अब आता है आसियान क्षेत्रीय मंच। बहुत सारे लोग इस दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच एक ही है, ARFS की फुल फॉर्म, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हम देखें आसियान की, तो आसियान की शुरुआत हुई थी 1967 में, और अगर हम वही देखें आसियान क्षेत्रीय मंच, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि ये शांति स्थापित कर सके और इसे बढ़ावा मिल सके। उसके बाद अगर हम इनके मेंबर देखें तो इसके जो मेंबर हैं अभी 27 इसमें देश शामिल है, जिसमें से जो भारत है वो भी इसमें शामिल आता है। उसके बाद जो भारत है वो यहाँ के दो देशों से व्यापार करता है। कौन कौन से हैं वो देश? वो देश है सिंगापुर और थाईलैंड। यहाँ पे इन्होंने एक नियम क्या बनाया, इन्होंने बनाया कि हमारे यहाँ मतलब हम जिससे भी व्यापार करेंगे, हम उसमें जो टैक्स लगता है उसको या तो बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे या फिर बिल्कुल ही हटा देंगे। तो इसीलिए देखो हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार, मतलब जो भी है फ्री ट्रेड, मतलब इसमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, फ्री है सब कुछ, तो इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पूरब चलो की नीति। तो भारत ने इसकी शुरुआत कब करी थी? भारत ने 1991 में इसको अपनाया था और इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद आसियान ने, जैसे हम अपना प्लान बनाते हैं कि भाई हम जो 2020 है या 2021 है, आने वाले टाइम पे मुझे ये चीज़ें करनी है, तो वैसे आसियान ने भी अपना एक विज़न बनाया था, आसियान विज़न 2020। ये चाहता था कि ये किसी एक जगह पर ही इसका राज्य ना हो, मतलब किसी एक जगह पर ही ये काम ना करे, इसका काम हर जगह पे हो, बहुमुखी भूमिका, मतलब हर जगह पे इसका काम हो। और इनका एक और मानना था कि कुछ भी बात होती है तो हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि बातचीत करके इसको सुलझाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम हर बार अपनी वार्षिक बैठक करेंगे जो होती है, और जो भी बातचीत होगी उसे हम मिलकर सुलझाएंगे। और अगर हम बात करें भारत और आसियान के बीच कैसा संबंध है, तो इनके बीच एक प्रगतिशील संबंध है, मतलब बहुत अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, इनके बीच क्षेत्रीय संबंध है। और भारत जो है वो 10.6% इन्हीं देशों के लोगों से व्यापार करता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो आसियान है वो क्या है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो सार्क है ये क्या है। सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जो सार्क है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका मेन टारगेट क्या है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि भाई हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो वैसे ही सार्क जो देश था वो भी क्या चाहता था? क्षेत्रीय सहयोग, मतलब वहाँ के जो आपसी जो लोग हैं वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और एक ग्रुप में रहे, मतलब आपस में उनके मेल मिलाप हो, एक भाईचारा हो। उसके बाद अगर हम देखें कि ये बना कब, तो ये बना था 8 दिसंबर 1985 को ये बना था। और अगर हम इसमें इनके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं हमारे? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफ़गानिस्तान।
अफ़गानिस्तान यहाँ पे 2007 में ऐड हुआ है, इससे पहले तक अफ़गानिस्तान इसमें नहीं था। अगर हम बात करें इसका जो मेन चार्टर मतलब वो जगह जहाँ पे इसके सारे काम होते हो, तो वो कहाँ था? बांग्लादेश, ढाका में। और इसका जो मेन सचिवालय है वो कहाँ था? काठमांडू, नेपाल में। अब हम इसके उद्देश्य जानते हैं कि ये क्यों करना चाहते थे। ये इसलिए करना चाहते थे ताकि ये लोगों के कल्याण के लिए कार्य, मतलब जो भी ये काम कर रहे हैं इससे लोगों को फ़ायदा हो। दूसरी बात कि इनका आर्थिक विकास हो, और जो भी ये लोग टैक्स लेते हैं, ये जो भी व्यापार करते हैं, उसमें इन लोगों को आसानी हो। उसके बाद कुछ ऐसी क्षेत्र हैं जिसमें ये लोग और अच्छा करना चाहते हैं, जैसे आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, तकनीकी हो गया और सांस्कृतिक। मतलब इसमें ये लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखें, कृषि हो गया और संस्कृति हो गई हमारी, स्वास्थ्य जैसे कार्य हो गए, इसमें ये लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अब हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा साफ्टा। साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसमें हम क्या करते हैं? हम किसी भी देश से, मतलब जो भी इनमें देश शामिल है, उसमें हम बिना टैक्स से एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं बिना किसी टैक्स के। टैक्स या तो कम होगा या तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था हमारा स्टार्ट 6 जनवरी 2004 को। और ये लागू कब करा गया था? लागू किया गया था ये 1 जनवरी 2006। अब साफ्टा ये बनाया गया था, तो इसका क्या उद्देश्य था? ये चाहता था कि जो भी व्यापारिक समझौते हैं ये सही तरीके से हो, और ये जो भी टैक्स का जो सिस्टम है ये समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इससे क्या होता था? इससे ज़्यादा लोग एक दूसरे के यहाँ जाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, तो उनका जो पैसा है वो ज़्यादा इसी में खर्च हो जाता था। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम किया कि भाई तुम हमारे देश से जो भी सामान लोगे हम उसका टैक्स ख़त्म कर देंगे, और ऐसे ही तुम भी हमारे साथ करना। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक मीटिंग भी होती भारत में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे एक भाषण दिया था इंडिया में, तो यहाँ के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सार्क के, वो सारे यहाँ पे शामिल हुए थे। देखो अब हम इसको और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाएं, इसके लिए भी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिसमें इसमें बदलाव आए हैं। जैसे अगर हम देखें, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, डॉक्टर मतलब पर्यटन, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे इन्होंने वीज़ा दिया है, मतलब कि तुम्हें डायरेक्ट तुम यहाँ से आ जा सकते हो। तो इसमें इन लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ने का भी मौका मिला है। लेकिन यही हमने इसकी कुछ अच्छाइयाँ देखी, तो हर चीज़ की कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने हमेशा आतंकवादी विवाद होते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो भारत और पाकिस्तान है ये एक दूसरे के हमेशा खिलाफ रहते हैं। उसके बाद देखो, जब यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पे भाई बस बहुआयामी मुद्दों की बजाय द्विपक्षीय मुद्दों पर जोर दिया जाता है। मतलब जो दो बातें चल रही है उसी पर ध्यान दिया जाता है, और सब लोगों की बजाय। मतलब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया तो मतलब उस टाइम बस वो उन्हीं को सुलझाने में लगे रह जाते हैं, और जो बाकी देशों की समस्या होती है वो उनको सुलझा ही नहीं पाते। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये जो भारत है कहीं ये अपना यहाँ पे वर्चस्व ना बना ले, कहीं इसका ज़्यादा मेन दबदबा यहाँ पे ना हो जाए, तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी लागू करी जिससे इनको आगे चल के फ़ायदा हो। सबसे पहले इन्होंने सार्क डेवलपमेंट फंड करके एक पॉलिसी निकाली अप्रैल 2010 में। उसके बाद इन्होंने एक फूड बैंक करके निकाला, सार्क फूड बैंक। ये इससे इन्हें क्या फ़ायदा हुआ कि बाई चांस अगर यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी साइक्लोन या अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो देखो कहीं कहीं जगह क्या होती है, खाने की भुखमरी पड़ जाती है, तो उस टाइम पे ये चीज़ हमारी काम आ सकती है। उसके बाद एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सत्ता को
सार्क को सत्ता का केंद्र कहा जाना कहाँ तक उचित है। मतलब इस चैप्टर में सार्क को एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर माना गया है। तो मतलब हम किन बातों से इसको साबित कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ के जितने भी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी शामिल है उसमें 17% लोग यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ पे 20 बड़े शहरों में से 5 बड़े शहर विश्व के, अगर हम पूरा विश्व को देख ले तो 5 बड़े शहर तो इस संगठन के अंदर ही आ जाते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में है। और परमाणु बम की बात करें तो भारत इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेंबर है। यहाँ का ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, हिंद महासागर, नदियाँ, ये सारी यहाँ पे आ जाती हैं। अब हम जानेंगे इसमें ब्रिक्स के बारे में। तो ये जो ब्रिक्स है ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है इस साल CBSE 2020 के बोर्ड में। तो इस साल हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्रिक की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, भारत और चाइना। तो आप देखो इसमें हमारे देश के ज़्यादातर लोग इसमें हैं। भारत है, चाइना है, रशिया है। यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो कि जिन्होंने मतलब इन दिनों में मतलब बहुत ही ज़्यादा विकास किया है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो ये जो शब्द है ब्रिक, ये 2001 में आया था। कौन लेके आया था इसे लेके आए थे जिम ओ'नील। ये कौन थे जिम ओ'नील? ये जिम ओ'नील गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के एक अध्यक्ष थे। और इन्होंने अपनी एक बुक में ये लिखा था कि अगर ये सारे देश आपस में मिल जाए तो ये एक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। कौन सी बुक थी वो? बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक। इन्होंने उसमें लिखा था कि भाई अगर ये सारे देश आपस में मिल जाते हैं तो क्या होगा, तो ये एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति बन सकती है। उसके बाद प्रारंभिक 4 ब्रिक राज्यों के विदेश मंत्रियों ने क्या की, यहाँ पे बैठक करी 2006 में। और 2009 में एक लास्ट बैठक हुई येकातेरिनबर्ग में, जिसके तहत भाई ब्रिक का उद्घाटन कर दिया गया। अब जैसे हमने हर उसमें पढ़े कि किसी न किसी चीज़ का उद्देश्य होता है, वैसे ब्रिक को बनाने में क्या क्या उद्देश्य हुआ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिक अब ब्रिक नहीं रहा है, अब इसका नाम क्या हो गया है? ब्रिक्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ चुका है। ये कब जुड़ा था? 2010 में ये ब्रिक से क्या हो गया था? ब्रिक्स। तो अब इसका नाम क्या है? ब्रिक्स। तो ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि हम आर्थिक विकास कर सके, संसाधन का अच्छा इस्तेमाल कर सके, व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही हैं इसको हम दूर कर सके, क्षेत्र में हम अपना विकास कर सके, शांति को बढ़ावा दे सके और शिक्षा का जो दर है, जो स्तर है, उसे हम आगे बढ़ा सके। तो अब एक ये प्रश्न उठ के आता है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है और ब्रिक, क्या इन दोनों में मतलब कुछ अंतर है? ये दोनों एक जैसे हैं? जैसे कहीं आप सोच रहे हो कि भाई यूरोपियन यूनियन तो इतना आगे था, मतलब ब्रिक्स भी इतना ही आगे होगा। ऐसा नहीं है। देखो जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो पहले से ही एक विकसित हो चुका है। उसके जो मेंबर्स है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बहुत सारे देश शामिल हैं। लेकिन अगर हम ब्रिक्स के देश को देखें तो इसमें देखो भारत, आपको पता है भारत कितनी लास्ट में आज़ाद हुआ, उसके बाद भी इतनी सारी यहाँ पे चुनौतियाँ आई। चाइना भी गुलाम हुआ था, उसके बाद आज़ाद हुआ। रशिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब रशिया उभरा। उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो ये सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आगे करने की कोशिश करी है। भले इनके पास इतना बजट ना हो, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने लेवल पे बहुत कुछ किया है। हम इसकी जीडीपी जान लेते हैं। ब्राज़ील की जो जीडीपी है वो 1.84 है, चाइना की 13.61, इंडिया की 2.80, रशिया की 1.70, साउथ अफ्रीका की 0.36। देखो अगर हम पूरा इन सब की जीडीपी को मिलाएं तो 25% जीडीपी तो भाई इन्हीं लोगों के पास आ जाती है, जितने भी ये देश शामिल हैं। और पृथ्वी का अगर हम देखें तो 30% भाग इन्हीं देशों के पास है। और अगर हम आबादी की बात करें तो आपको पता है
चाइना नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 है। तो आबादी के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब हम इनकी एक एक विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राज़ील। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ये 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ पे कॉफ़ी, गन्ना, लोहे जैसी जो संसाधन है यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और यहाँ पे देखो जो गरीबी है ये धीरे धीरे कम हो रही है। और जो ब्राज़ील है इसे एक लोकप्रिय लोकप्रिय देश माना जाता है ब्रिक्स के अंदर। उसके बाद अगर हम वहीं रशिया को देखें तो रशिया में जो शिक्षा का जो स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्टील और एल्यूमिनियम की बात करें तो तीसरे नंबर पे ऐसा देश है जिसके पास स्टील और एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे उपभोक्ता बाजार 140 मिलियन से भी अधिक है। और यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो ना कि ज़्यादा अमीर है ना कि ज़्यादा गरीब है। वो 68% लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया की तो आपको पता है इंडिया की 1.3 बिलियन है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन देखें तो ये बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन होगी तो यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। अगर हम देखें चाइना को तो चाइना के बाद इंडिया ही ऐसा देश है जो कि इसके बाद आता है। और इंडिया एक लोकतांत्रिक देश भी है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद चाइना की बात करें हम तो चाइना एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि चाइना ने अपने आप को कैसे कमज़ोर से आगे बढ़ाया है। और अगर हम इसका भूमि देखें, इसकी भूमि का आकार देखें तो तीसरा सबसे बड़े देशों में से आता है चाइना। और अगर हम देखें जीडीपी तो इसकी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। और विदेशी मुद्रा भी इसके पास ज़्यादा है क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर सारी जगहों में चाइना का माल होता है तो अलग अलग जगह से लोग इसे ख़रीदने के लिए आते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका का देखें तो साउथ अफ्रीका में भी जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारी साउथ अफ्रीका। और अगर हम बात करें मिनरल्स की तो यहाँ पे मिनरल्स के मामले में भी बहुत ही ज़्यादा अमीर है। और इनका अगर हम देखें इन्होंने अपना एक बैंक बना रखा है। किस नाम से है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक में क्या है, इस बैंक में जितने भी यहाँ के जो देश है उन लोगों ने अपना 20% पैसा इस बैंक में डाला है ताकि अगर कोई भी अगर समस्या आ जाती है तो इसका वो समाधान निकाल सके। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? शंघाई, चीन में। और इसकी जो भाषा है वो क्या है? इंग्लिश। और यहाँ के जो चीफ मैनेजर है वो भारत के हैं। क्या नाम है उनका? केवी कामत। उसके बाद देखो जो भारत है वो G4 का भी सदस्य है और ब्रिक्स का भी सदस्य है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ अच्छे बात भी है। भारत 2020 के बाद चीन की तुलना में मतलब बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रहा है। चीन को देखें, हम भारत को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि इसमें जुड़ना चाहते हैं जैसे कि इंडोनेशिया, तुर्की, मैक्सिको और जर्मनी जो कि एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा विकसित है, वो भी इसमें शामिल होना चाहती हैं। और मिस्र, अर्जेंटीना, ईरान, नाइजीरिया, सीरिया ऐसे देश भी यहाँ पर आना चाहते हैं। अगर हम इसकी हानि की बात करें तो कुछ नुकसान भी हैं इसके कि देखो पिछले 2 साल से इसकी जो पहली जैसी बात है वो उसमें अब कमी आ गई है। और यहाँ पे कुछ आपस में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, व्यापार में भी कुछ विवाद होते रहते हैं। तो हमने ये जाना ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 न्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इंडिया, रशिया, चाइना और इज़राइल के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।